Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So we are continuing our history PYQ analysis series. So in the last lecture, in the last video, we have covered from the prehistoric time period to Mauryan period. But in today's video, we are going to cover from post-Mauryan period to Gupta period, post-Gupta period. So in this video, we will be covering post-Mauryan period, Gupta period, and also post-Gupta period. So without wasting any time, let us start with our today's first question. So the first question is, the question is from 2023 UPSC prelims, in which one of the following regions was Dhanya Katka, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasanghikas located. अब देखो, दिस क्वेश्चन इज अ बिट ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स को जो हिस्ट्री में खुद को बहुत स्ट्रांग फील नहीं करते हैं या जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं रहा है, उन्होंने अगर हिस्ट्री पढ़ी भी होगी उसके बाद भी इसको रिकॉल कर पाना काफ़ी एक्चुअल एग्ज़ाम में काफ़ी टफ हो जाता है। सो धन्य कटका के बारे में यहाँ पर पूछा गया और ये एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था और महासंघिकास के टाइम पर ये प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर रहा है। अब इस क्वेश्चन तक पहुंचने का ये वाला जो तरीका है, बुद्धिस्ट सेंटर, महासंघिका, यहाँ से तो नहीं पहुंच सकते हैं, बट इस क्वेश्चन तक पहुंचने का एक तरीका है, ये जो धन्य कटिका है, इट वॉज द कैपिटल ऑफ सातवाहनस। सो इट वॉज कैपिटल ऑफ सातवाहन्स। सो सातवाहन किंगडम की ये कैपिटल थी और बिकॉज ऑफ दिस हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। एंशिएंट जो सातवाहन्स थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी एंड सातवाहन्स वर लोकेटेड इन द आंध्रा रीजन। तो इस हिंट से हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू रीच दिस आंसर। मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन टफ था। अगर बहुत से स्टूडेंट्स का गलत हुआ होगा तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है। आपके इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमारे कई बार गेस जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं और कई बार हमें ऐसे टफ क्वेश्चंस छोड़ने भी पड़ते हैं। सो काइंड ऑफ मॉडरेट टू टफ की रेंज में ये क्वेश्चन आएगा। और अगर ये वाली हिंट अगर आपको पता है कि सातवाहन्स की कैपिटल थी एंशिएंट और सातवाहन्स की लोकेशन अगर आपको याद है, दे वर लोकेटेड इन आंध्रा, तो इस हिंट से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। सो दिस इज द आंसर। और गांधार से कोई लेना देना है नहीं। कलिंग वर लोकेटेड इन उड़ीसा रीजन एंड मगध वर लोकेटेड इन पाटलिपुत्र और बिहार वाले रीजन में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पूम्पुहार एंड मुचिरी वर वेल नोन एज। इनको ये जो तीन नाम है ये किस लिए जाने जाते थे? और इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछता है। कुछ भी ऐसा करंट में न्यूज में होता है तो भी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये की टर्म्स हैं जो कि न्यूज में थे, ये किससे रिलेटेड है या कि ये क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तब भी और हिस्ट्री में भी ये इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं। सो दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम 2023। सो 2023 में तीन क्वेश्चन जो एंशिएंट इंडिया से आए हैं, दे वर अ बिट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस और इसकी वजह से हमें रिस्क लेना पड़ा था कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करना ही है। आउटराइटली हम सारे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। सो इस वजह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कोरकाई, पुम्पुहार और मुचिरी क्या थे? तो अगेन हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, लास्ट वीडियो की थी, उसमें कुछ हमने पोर्ट सिटीज़ के नाम पर क्वेश्चन किया था। अगेन दिस इज अ वीडियो, दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है नॉट द कैपिटल सिटी, सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग नहीं होने वाला है, और दिस इज पोर्ट्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है दैट इज रिलेटेड टू द पोर्ट। तो जो पुम्पिहार है दैट इज इट वाज नोन एज कावेरी पट्टनम, इसको कावेरी पट्टनम भी जानते हैं, कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं, और मुचिरी को हम मुजरिस के नाम से भी जानते हैं। सो कोरकाई एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था जो फ्लरिश किया ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तमिल संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर के टाइम पर यहाँ पर कोरकाई यहाँ पर फ्लरिश करता है और यहाँ पर थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। पुम्पुहार को हम कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम इज अनदर एंशिएंट पोर्ट सिटी विद अ रिच हिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम ट्रेड। तो यहाँ पर हमें मैरीटाइम ट्रेड की रिच हिस्ट्री देखने को मिलती है। इट वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर कावेरी इन नागपट्टनम। तो नागपट्टिनम में रिवर कावेरी के बैंक पर हमें ये पोर्ट देखने को मिलता है पुम्पुहार, और इसको हम कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जो मुचिरी है, मुचिरी को हम मुजरिस भी बोलते हैं एंड
ये प्रेजेंट डे केरला में लोकेटेड था, नियर द टाउन ऑफ कोदुनगल्लूर के टाउन के पास ये लोकेटेड था। अगर जिन लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको आसानी से इस क्वेश्चन तक पहुंचने में इतनी डिफिकल्टी फील नहीं हुई होगी, बट यूजली हम ये की टर्म्स याद नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है, ऑल्दो मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, इट वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द इंडियन ओशियन ट्रेड नेटवर्क ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड्स। तो मिडिवल पीरियड्स तक ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन के रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ बट्टा किरुटल एज मेंशन्ड इन संगम पोएम्स। तो अब संगम पोएम्स में कोई प्रैक्टिस मेंशन हुई है, अब ये प्रैक्टिस किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। अब इतना याद रख पाना, इतना आपको पता रह पाना ये काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारा लोड, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं, और इस तरीके से बहुत ही डीप में जाकर अगर कोई की टर्म पूछ लिया जाए तो उसको लेकर थोड़े से डाउट्स तो होते हैं, और हर कोई ईजिली इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाता है। जनरली अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी हवा नहीं लग रही है तो आप इसको स्किप करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कट ऑफ क्लियर करना है, सारे क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, ईगो पे नहीं लेना है। अगर इवन इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री बैकग्राउंड, अगर आप इवन हिस्ट्री ऑप्शनल भी है आपका, तब भी आप अपने ईगो पे मत लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो। ठीक है, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स। तो अब इस टर्म का क्या मतलब है कि किंग्स वुमेन बॉडीगार्ड्स रखते थे, ये मतलब है लर्नड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स। क्या ये मतलब है यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स। एंड लास्ट इज अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। सो बट्टा किरुटल ये जो प्रैक्टिस है, इट वाज एक जैसे कि जैनिज्म में जो संथाला की प्रैक्टिस होती है, उसी तरीके से यहाँ पर हमको ये बट्टा किरोटल की प्रैक्टिस देखने को मिलती है। जो किंग्स हैं जो बैटल में डिफीट हो जाते थे, वो सुसाइड करते थे बाय स्टार्विंग देमसेल्फ अंटिल डेथ। तो अपने आप को भूखा रख के वो खुद को सुसाइड कर लेते थे, खुद की हत्या कर लेते थे। ठीक है, सो ये था इसका आंसर, और इसमें बहुत ज़्यादा एज सच आप याद रख नहीं सकते हो, और बहुत ज़्यादा इसके ऑप्शंस पे जाके कुछ हमें नए टर्म्स देखने को मिलेंगे नहीं, बस यही है, इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि इस टर्म का ये मतलब था। और कुछ एक एग्जाम्पल भी हमें इसके देखने को मिलते हैं संगम पोएम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज। अब देखो टाइम पीरियड देखो, गुप्ताज के डिक्लाइन से अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन। तो गुप्ता के डिक्लाइन से बात हो रही है और हर्षवर्धन के राइज तक। In the early 7th century, which of the following kingdoms were holding powers in North India? Northern India। तो नॉर्दर्न इंडिया में कौन सी किंगडम्स थी जो पावर होल्ड कर रही थी गुप्तास के डिक्लाइन से और हर्षवर्धन के राइज तक। सो अर्ली 7th सेंचुरी तक की बात हो रही है। तो देखो गुप्तास के डिक्लाइन के बाद में जो गुप्तास ऑफ मगध है, ये तो वहाँ पे रहेंगी। डिक्लाइन का मतलब ये नहीं होता कि पूरी डायनेस्टी में कोई बचा ही नहीं। ठीक है, वो छोटे जो इनके जो जो इनकी जो अंपायर वीक हुई थी, उसके बाद जिन्होंने इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर किया था, जो पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, तो गुप्ताज और मगध वहाँ पर थे। ठीक है, इनको तो हम हटाएंगे नहीं ऑप्शन से, तो ये तो रहेंगे। अब देखो 2013 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें परमार्स ऑफ मालवा की बात हुई थी, जो राजा मिहिर भोज की बात हुई थी यहाँ पर। ठीक है, 2013 में मिहिर भोज की बात होती है, और मिहिर भोज का जो टाइम पीरियड है, इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 9th सेंचुरी। ठीक है, 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड में हमें 9th to 14th सेंचुरी हमें परमार डायनेस्टी देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि ये हर्षवर्धन के बाद की डायनेस्टी है। तो अगर इतनी नॉलेज हमें है और हमें इतना रिकॉल रहता है कि सबके टाइम पीरियड किस सेंचुरी में कौन सी डायनेस्टी थी, कौन किससे पहले था, तब तो हम इनको हम इस वाले ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, परमार्स ऑफ मालवा को रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये नहीं थे। ठीक है, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर। तो ये जिसको भी हिस्ट्री की थोड़ा सी जानकारी है उसे पता होगा कि जो हर्षवर्धन डायनेस्टी थी उससे पहले ये पुष्यभूतिज थे, जो बाद में जाकर कन्नौज पर ये कब्जा करते हैं। ठीक है, पुष्यभूतिज उस समय थे। मौखारीज ऑफ कन्नौज। तो ऑब्वियसली हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी है वो कहाँ पर देखने को मिलती है हमें, कन्नौज में। तो मौखारीज ऑफ कन्नौज भी हमें देखने को मिलते हैं। अब यादव्स ऑफ देवगिरी जो हैं, यादव डायनेस्टी, ये डायनेस्टी रूल करती है फ्रॉम द 12th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी। 12th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में ये डायनेस्टी रूल करती है। एंड इट रूल्स इन डेक्कन नियर दौलताबाद रीजन। तो डेक्कन में देवगिरी वाले रीजन में ये डायनेस्टी रूल करती है, यादव डायनेस्टी। तो ये यहाँ पर हमारे ऑप्शन से चली गई।
सो अगर हमें इतना याद रहता है तो फिफ्थ जहाँ पर हमें दिख रहा है, 5 जहाँ पर दिख रहा है, उन दो ऑप्शंस को हम हटा सकते हैं। जहाँ पर हमें 2 दिख रहा है उन ऑप्शन को भी हम हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। मैत्रकास ऑफ बल्लवी के बारे में नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, 1, 3, 4, 6 तक हम पहुंच सकते हैं। अगर हम इसमें एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर देंगे तो हमारा आंसर बी हमें मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखो, जो मैत्रकास थे दे वर ट्रिब्यूटरी चीफ्स ऑफ गुप्तास हु एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया। तो मैत्रकास ने क्या किया था, इंडिपेंडेंट किंगडम वेस्टर्न इंडिया में अपने आप की स्टेब्लिश की थी। और ध्रुवसेन टू वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मैत्रकास। मैत्रकास का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था ध्रुवसेन टू था। ठीक है, तो मैत्रकास भी हमारे ऑप्शन में आ जाते हैं क्योंकि गुप्तास के ही चीफ थे ये। तो देख लो आप, बी में हमारे 6 ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है हमको। ठीक है, मौखारीज रूल्ड ओवर द कन्नौज रीजन जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, विच ग्रेजुअली रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र एज द पॉलिटिकल सेंटर। हमको सबको पता है कि गुप्तास की जो पावर डिक्लाइन हुई उसके बाद जो वर्धन डायनेस्टी है वो कहाँ पर रूल करती है, कन्नौज वाले रीजन में। और पावर सेंटर जो है पूरी तरीके से शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र और मगध वाले रीजन से शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र जाता है और पाटलिपुत्र से शिफ्ट होकर कन्नौज वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मोखारीज वर ऑल्सो द सबऑर्डिनेट रूलर्स ऑफ गुप्तास। तो ये भी गुप्तास के ही सबऑर्डिनेट्स थे। एंड यूज द टाइटल ऑफ सामंत, ये अपने आप को सामंत बोलते थे। हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी राजश्री, उसकी शादी की गई थी मोखारी रूलर के साथ में जिसका नाम था गृह बर्मन। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। पुष्पभूतिज जो थे वो भी उनकी कैपिटल थानेसर थी, तो पुष्पभूतिज ऑफ थानेसर बोले जाते हैं ये। और डायनेस्टी बिकेम द इन्फ्लुएंशियल विद द एक्सेशन ऑफ प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के जैसे ही वो गद्दी पर बैठते हैं उसके बाद में पुष्पभूतिज पिक्चर में आते हैं, जिन्होंने हुंस को डिफीट किया था और अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया था इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो इस तरीके से हमें इनके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। और अगर आप जब भी पढ़ रहे हो एंशिएंट इंडिया तो ये जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं इनके रूलर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के ही जाइएगा नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री में फॉलोइंग इवेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया दैट इज फ्रॉम द प्रीलिम्स 2020। तो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि मैंने 2013 में बोल दिया था। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आया था 2021 में ही पूछा गया, 2020 के जस्ट बाद ही ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो कोई भी 2020 का PYQ अच्छे से लगा के गया होगा उसको इनका टाइम पीरियड याद हो गया होगा, और इनका टाइम पीरियड याद होने से हम इनको रिजेक्ट कर पाए होंगे, इसको इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, परमार्स ऑफ मालवा। तो अगर हम दो वाले ऑप्शन को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो भी हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचेंगे और फिर हमारे लिए आंसर तक पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि मोखारीज और पुष्पभूतिज केवल एक ही ऑप्शन में है। तो हम आसानी से इस क्वेश्चन तक पहुंच सकते थे इस एनालिसिस के साथ में, अगर हमने इस लेवल की प्रिपरेशन की थी तो। अगर नहीं की है तब तो फिर आगे भी स्ट्रगल हो सकती है हमारे लिए। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइज ऑफ परमार्स अंडर किंग भोज। तो इनका हमें पता चल गया कि 9th सेंचुरी में ये हमें देखने को मिलते हैं जो परमार्स थे रूलर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन 1। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाई परंतका 1 एंड पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाई गोपाल। तो अब इनमें हमें क्रोनोलॉजी सेट करनी है इन द ऑर्डर ऑफ एवर इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। तो अर्लीस्ट टाइम से लेकर बाद के टाइम तक हमें क्रोनोलॉजी सेट करनी। अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, बट ये जो क्रोनोलॉजी पूछ दी गई है ना तो यहाँ पर ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो अब इसके लिए मैं हमेशा हिस्ट्री में कहता हूँ कि एग्जैक्ट डेट्स आपको रूलर्स की याद नहीं रखनी है, बट डायनेस्टी के टाइम पीरियड का रफ आइडिया आपको होना चाहिए। डायनेस्टी का रफ आइडिया होगा तभी हम इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे कि क्रोनोलॉजी में सेट करना हो या फिर रूलर्स तक भी पहुंचना हो तो भी हम रूलर्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन किस टाइम पीरियड में था। अगर हमें डायनेस्टी का टाइम पीरियड पता है, रूलर्स का एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता है, कोई इशू नहीं है, बट डायनेस्टी का एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किस सेंचुरी में और फर्स्ट हाफ सेंचुरी में थे या सेकेंड हाफ सेंचुरी में थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो उस तरीके से हम इस तरीके के क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, और इसमें अगर हम देखें तो जो पल्लव पावर थी उसको एस्टेब्लिशमेंट हुए, ये एस्टेब्लिश होते हैं 600 टू 630 BC में, 630 AD में, 600 टू 630 CE में ये रूल करते हैं अंडर महेंद्र वर्मन 1। सेकेंड जो थे हमारे पाल डायनेस्टी थी बिहार में एंड बंगाल रीजन में, जो गोपाल के द्वारा यहाँ पर फाउंड की गई थी, और ये किस टाइम पीरियड में आते हैं, द रूल फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 750 टू 770। तो यहाँ पर पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाई गोपाल 750 से 770 AD में यहाँ पर रूल करती है।
ठीक है। इसके बाद जो हमारे तीसरे थे, देवर राइज ऑफ प्रत्याराज अंडर किंग मेहर भोज, तो ये हमारे आ जाते हैं मेहर भोज, जो नाइन्थ सेंचुरी में हमें देखने को मिलते हैं। द टाइम पीरियड वॉज 836। तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड हमें याद नहीं रखना है, बस ये रफ आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए, 885। और लास्ट में हमारे आ जाते हैं चोला पावर, जो कि आते हैं पिक्चर में 9072 955 सीई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रोनोलॉजी सेट कर सकते हैं। टफ क्वेश्चन था, सबके बस का नहीं था कर पाना, कुछ बच्चे स्किप कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आगे भी अगर देखने को मिलता है और इतना डिफिकल्ट है, अगर आपको लगता है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो इस ऐसे अगर 50-50 भी अगर आप एलिमिनेट करने में हो तो फिर आप इसमें गेस कर सकते हो, या फिर आपने बहुत ही कम अटेम्प्ट किए हैं तब भी गेस कर सकते हो। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को स्किप करो अगर आपको लगता है यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड फेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस सही किए हुए हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके आंसर तक पहुंचेंगे एंड द सी इज द करेक्ट आंसर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अभी देखो क्रोनोलॉजी पूछी थी, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें क्रोनोलॉजी पूछी गई है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में डायनेस्टीज पूछ ली हैं, टाइम पीरियड सेट करने को एक तरीके से पूछ लिया, और यहाँ पर एंशियंट इंडिया में फिर से यहाँ पर फेमस प्लेस और प्रेजेंट एक तरीके से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि केवल हमें दो ही करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं, अगर दो मिल जाते हैं तो हमारा सही आंसर भी हमको मिल जाएगा। 6 क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें, भिलसा क्या मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, द्वार समुद्र क्या महाराष्ट्र में है, गिरिनगर क्या गुजरात में है, एंड स्थानेश्वर क्या उत्तर प्रदेश में है। अब जो जिस रीजन से आता होगा उसे इसके बारे में पता होगा, अदरवाइज सारी फेमस प्लेस इनको नहीं पता होंगे। अब देखो बिलसा का जो मॉडर्न नेम है दैट इज विदिशा। अगर ये सबको पता होगा कि विदिशा का ही पुराना नाम भिलसा है तो आसानी से हम इस पे पहुंच जाएंगे कि मध्य प्रदेश ये प्रेजेंट प्रेजेंट स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश है। तो इससे हमें फर्स्ट आंसर जो है ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। तो हमारे 3 ऑप्शन चले गए, 2 ऑप्शन हमारे चले गए, बचे 1-3 और 1-4 की लड़ाई है हमारे पास। अब देखो कुछ भी ना याद आए, अगर हम बाकी के 3 ऑप्शन भी हमें नहीं पता है तो गिरिनगर अगर हमें पता चल जाए, गिरिनगर इज इन गुजरात। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो गिर गिर रेंज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें गिर फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, लाइन्स देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से गुजरात हम पहुंच सकते हैं। और हमारा जो ऑप्शन होगा उससे हम 1 और 3 पे पहुंच सकते हैं। तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। स्थानेश्वर इज लोकेटेड इन हरियाणा एंड नॉट इन उत्तर प्रदेश, एंड द्वार समुद्र इज लोकेटेड इन कर्नाटका एंड नॉट इन महाराष्ट्र। तो इस तरीके से इसको मैच द फॉलोइंग में हम पहुंच सकते हैं। ऑप्शंस में थोड़ा हमको आंसर, ये क्वेश्चन सिंपल लगा और क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, बट ऑप्शंस में थोड़ा सा सिंपल है। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स घंटासाला, कदूरा एंड चौल वर नोन एज। अगेन बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर से। अगर आप देखो तो घंटासाला, कदूरा और चौल ये तीनों जो टाउन्स थे, ये फिर से पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड थे। ये अगेन कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम्स, ऐसी कोई किंगडम्स के नाम हमने नहीं सुने। प्लेसेस ऑफ एक्विजिट स्टोन आर्ट, ऐसा इतना ज़्यादा एग्जैक्ट डिटेल्स में कोई नहीं गया। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स, भाई ऐसे पिलग्रिमेज सेंटर्स नहीं सुने। अगर ठीक है चलो ये वाली गेस तो मैंने कर दी क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम में ये गेस नहीं हो पाता इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने एंशियंट पोर्ट्स को हर डायनेस्टी के अच्छे से पढ़े हैं तब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और ये जो हमारी पांड्या डायनेस्टी थी उस समय की, उस डायनेस्टी में ये पोर्ट्स उस समय फ्लरिश कर रहे थे। ठीक है, और गुप्ता पीरियड में और पांड्या डायनेस्टी के टाइम पर हमें ये पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इन सदर्न रीजन द पोर्ट्स पर कदूरा, घंटासाला एंड कावेरीपट्टनम, फुलर एंड टोंडी वर द पोर्ट्स ऑफ पांड्या रीजन। पांड्या रीजन में ये पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टर्म कुल्यवाप एंड द्रोणवाप डिनोट। अब देखो कुल्यवाप और ये जो ड्रोनवाप वर्ड जो है वो किससे डिनोट करते हैं। अब देखो फिर से टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया है 2020 में, तो किससे रिलेटेड ये टर्म है ये हमें देखना पड़ेगा। कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यूज, तो देखो कॉइन्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड या फिर रिलीजियस रिचुअल्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन टफ है, स्किप करने लायक क्वेश्चन है, सबके बस का नहीं है ये क्वेश्चन कर पाना। और बिल्कुल भी इसको ईगो पे मत लो,
ये मत देखो कि ये क्वेश्चन अब 2020 में अगर आप 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसमें से आप 1-2 स्किप कर दे रहे हो तो कोई इशू नहीं है, और सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस कर लो। बट इस तरीके के टफ क्वेश्चंस में अपना जो आप क्रूशियल मार्क्स हैं उनको लूज मत करना। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि ये क्या है तो फिर आप इसको बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़ना। अदरवाइज इसका जो आंसर है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो इसका आंसर इज ए। दीज आर द डिफरेंट टर्म्स फॉर मेजरिंग लैंड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पर कुल्य बाप और द्रोण बाप को टर्म्स यूज होते थे मेजरमेंट के लिए लैंड के। और कुल्य बाप, द्रोण बाप एंड आधा बाप are the terms related to land measurement mainly mentioned in the copper plate inscription of Gupta era that was found in Bengal। तो बंगाल में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है वहां पर ये तीनों टर्म्स मेंशन हुए हैं। एंड कुल्य बाप लैंड मस्ट हैव बीन इक्वल टू अराउंड 160 बीघाज ऑफ लैंड। तो कुल्य बाप का मतलब था 160 बीघा करीब करीब। द्रोण बाप का मतलब था 16 से 20 बीघा। और आध बाप से मतलब था यहाँ पर करीब करीब 4 से 5 बीघा। तो ये स्मॉलेस्ट मस्ट बी अराउंड 4 से 5 बीघा ऑफ लैंड आध बाप। तो ये टर्म्स हैं मेजरमेंट ऑफ लैंड से रिलेटेड। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। टर्म्स को याद रख पाना ठीक है, हम लोग बहुत सारे टर्म्स को पढ़ के जाते हैं एग्जाम से पहले। एवरी स्टूडेंट ट्राई टू रिकॉल मोस्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। दे रीड मैनी टर्म्स, बहुत सारी पीडीएफ्स पढ़ डालते हैं, वो बहुत कुछ पढ़ डालते हैं, लूसेंट वूसेंट सब कुछ पढ़ते हैं। बट अंत में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में जो टर्म्स पूछे जाते हैं वो हमारे लिए रिकॉल करना बहुत ही टफ हो जाता है। ये ठीक है, कई बच्चों ने इसको सॉल्व कर रखा होगा, उनको अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब हम एक्चुअल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना तो फिर हवा खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली गई है, तो जैसे ही पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि करेक्ट को अंडरलाइन कर दो या फिर इसको सर्कल कर दो या स्क्वायर बना दो। करेक्ट पूछा गया, करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, चलो अब करेक्ट ढूंढते हैं। जो हमारे पास स्टेटमेंट है उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है हमको बस। और विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर के रेफरेंस में हमें ढूंढनी है इन इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पर फोर्स लेबर से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है इनमें से। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ठीक है, हो सकता है, पता नहीं। इट वॉज टोटली एबसेंट इन द मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। टोटली एबसेंट, तो जब भी ऐसा कोई वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिले तो मान के चलना कि स्टेटमेंट गलत ही होगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में जो ऐसे एक्सट्रीम केसेस होते हैं, ऐसे एक्सट्रीम टर्म्स यूज होते हैं, वहां पर यूपीएससी जानबूझ के ट्रिक प्ले करता है आपके साथ में। ठीक है, माइंड प्ले करता है और यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट गलत जानबूझ के बनाता है। द फोर्स लेबरर्स वर एंटाइटल टू वीकली वेजेस। चलो हो सकता है एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर्स वॉज सेंट एज द फोर्स लेबरर्स। तो यहाँ पर अब देखो ये फोर्स लेबर बिस्ती था, बिस्ती का क्या काम था, क्या काम आ रहा था वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल टू वीकली वेजेस नहीं। अब यहाँ पर जिसको पता है उसको ही पता है, जिसको नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को भी करने में बड़ा परेशान हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन को आप निगेट कर पाओगे यहाँ पर। और अदरवाइज आप देखो तो जो पहला ऑप्शन है, इट इज सेइंग इट वाज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। तो बिस्ती जो था इसको एक सोर्स ऑफ इनकम समझा जाता था, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। काइंड ऑफ टैक्स था जो लोग अपनी खुद को फोर्स लेबर प्रोवाइड करके कई तरीके का टैक्स पे कर रहे थे, फिजिकल लेबर प्रोवाइड करके। और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। इन द गुप्ता पीरियड विस्ती or forced labor became the source of state income and was looked upon as a sort of taxation paid by the people. So it finds frequent mention along with other taxes in Gupta inscription। तो गुप्ता इंस्क्रिप्शन में टैक्सेस में ये बार बार मेंशन हुआ है, विस्ती टैक्स हुआ करता था। अगर आपने गुप्ता पीरियड के टैक्सेस को पढ़ा है तो फिर आप यहाँ पर टैक्स पेड से इस आंसर तक पहुँच सकते हो, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है इसके आंसर तक पहुँचने का। एग्जैक्टली आप क्या होते हैं टर्म्स की सब कुछ डेफिनेशंस आप नहीं पढ़ते हो कि किसका क्या एग्जैक्ट मतलब था। पढ़ते हो तो याद नहीं रहता है, याद रहता है तो एग्जैक्ट रिकॉल कर पाना टफ हो जाता है, और जब सिमिलर स्टेटमेंट होते हैं तब फिर हमारे लिए टफ हो जाता है। तो यहाँ पर जो विस्ती था, विस्ती का मतलब यही था कि टैक्स काइंड ऑफ था, और टैक्स कीवर्ड से आप इस ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकातिया किंगडम। काकातिया किंगडम में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट इनमें से कौन सा था। अगेन पोर्ट पे आप देखो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं पोर्ट पे, तो अगेन जितने भी पोर्ट हैं उनका एक मैप बना लो, हर एक के टाइम पीरियड का अलग अलग मैप बना लो, उनके नाम याद रख के चले जाओ।
अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके 2 नंबर पक्के हैं यहाँ से, ठीक है। कोड पे क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, कई बार नाम भी रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि कौन सा पोर्ट है जो काकातिया किंगडम में बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड में हुआ करता था। तो काकातिया किंगडम में यहाँ पर ये भी टफ क्वेश्चन है, काकातिया किंगडम का कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही प्रिसाइजली पूछ लिया गया है, स्पेसिफिक तरीके से पूछ लिया गया है, इसलिए क्वेश्चन टफ हो जाता है। अदरवाइज केवल पोर्ट पूछे जाते तो एक बार को सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पर जो इसका आंसर है दैट इज बी, मोतुपल्ली। मोतुपल्ली इसका आंसर है, और मोतुपल्ली पोर्ट थ्राइव्ड एज एन इंटरनेशनल पोर्ट इन द काकातिया किंगडम। अब देखो, सब आपको लग रहा होगा कि सर ज्यादातर क्वेश्चंस को बोलने टफ, तो यस, एंशियंट इंडिया में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन, अदरवाइज 3 क्वेश्चन टफ होते ही होते हैं, जिनमें किसी को कोई आइडिया नहीं लगता है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और कई बार लॉजिकल गेस से वो सॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस बात को दिमाग में अच्छे से रख लो, एंशियंट इंडिया के क्वेश्चंस मोस्टली टफ होते हैं, और टफ में भी आप देखोगे कि सॉल्व करने में गलती करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन केस ऑफ एंशियंट इंडिया। तो इसलिए मैं इस बात को बार बार यहाँ पर बोल रहा हूँ, ज़्यादा प्रिसाइज क्वेश्चन हो, समझ में कुछ भी ना आए, स्किप कर दो, ठीक है। बट गलत रिस्क मत लो जब तक आप एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकतिया किंगडम? मोतुपल्ली। मोतुपल्ली इट वाज लोकेटेड इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 15th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन है, सूड बाई विजयनगर एम्परर देवराय टू वॉज अनअर्थड इन मोतुपल्ली इन 2021। तो 2021 में एक इंस्क्रिप्शन अनअर्थ हुआ है, और उससे हमें पता चलता है इस पोर्ट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, पोर्ट के बारे में पहले से पता था, बट इंस्क्रिप्शन हमें एक और मिला है 2021 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये टफ क्वेश्चन है, इसके लिए ज़्यादा जानकारी नहीं, बस यही कहना है कि पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ। पोर्ट टॉपिक ही एक तरीके से पूरा टॉपिक की तरीके से देखो इसको और तैयार कर लो, एंशियंट पोर्ट्स, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: एरीपट्टी, तनियू, अब तनियूर्स, अब घटिकाज। अब देख लो ये टर्म्स हैं, कैसे याद करोगे आप, कैसे याद करके रख लोगे, और कैसे चले जाओगे एग्जाम में याद रख के कि सब कुछ सॉल्व कर लोगे। डिस्क्रिप्शन देखो इनका: लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। चलो ठीक है, हो सकता है होता होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तनियूर्स विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। तो सिंगल ब्राह्मण या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को जो डोनेट किया जाता था गांव, उसको बोलते थे क्या? घटिकास। क्या होते थे? कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। टेम्पल से अटैच होने वाले कॉलेजेस को यहाँ पर बोला जाता था। तो यहाँ पर या तो 2 ऑप्शन करेक्ट है या फिर कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तीनों तो सही नहीं है ये तो पता है। अगर हम एक गलत ढूंढे यहाँ पर तो हमें पता चलेगा कि जो ऑप्शन बी है हमारा दैट इज इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट क्यों? इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन खुर्रम कुर्रम कुर्रम टर्म यूज होता था रिफर टू अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो यहाँ पर तनियूर की जगह कुर्रम टर्म यूज होता था, ठीक है। जो कि और तन्यूर जो है वो एक लार्ज विलेज होता था, बिग इनफ टू बी अ कुर्रम बाई इटसेल्फ। तो तन्यूर एक काफी ज्यादा बड़ा सेगमेंट होता था विलेज का, जो अपने आप में कुर्रम होता था, बट कुर्रम वाज द विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। तो ये कुर्रम वर्ड होता था यहाँ पर, ना कि तन्यूर। तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है, और इससे हम पहुंच सकते हैं, और 1 इज करेक्ट। तो देखो टफ क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि सर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व कर रहे हैं, कोई ट्रिक ब्रिक यहाँ काम करती नहीं है, और ज़्यादा ट्रिक से भी क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, या तो आता है या नहीं आता है, ठीक है। नॉलेज एक लेवल तक ही आप लेके जा सकते हो फॉर द प्रीलिम्स, कि एक लेवल तक ही आप चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। नॉलेज कितना भी ले लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी याद कर लो, बट एक लेवल तक ही आप चीज़ों को दिमाग में रख के फाइनल डे पर उन 2 घंटों में मैनेज कर सकते हो। ये मैं कह रहा हूँ, नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन उन 2 घंटों में आप कितना मैनेज कर पा रहे हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वहीं पर ही आपकी स्किल्स और आपकी काबिलियत मैटर करती है। सो टफ क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसका डी, ठीक है। 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइनीज ट्रेवलर व्हेन, इनको हेन सांग बोलते हैं या युआन चोंग भी बोलते हैं, हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। अब इन्होंने क्या इंडिया के बारे में लिखा है, इंडिया के कल्चर के बारे में क्या लिखा है, और उनमें से क्या क्या करेक्ट है उसकी बात हो रही है। हेन सॉन्ग ने क्या क्या लिखा है
और वो क्या क्या सही है। द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, कंप्लीटली इम्यून। अब देख लो, आप ही देख लो, जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में क्या कह रहा है। ऐसा कोई टाइम पीरियड होगा क्या कि जब कभी रॉबरी कभी हुई होती ही नहीं रही होगी, कभी कोई किसी तरीके की पूरी तरीके से इम्यून रहा होगा कि कोई किसी तरीके की चोरी चकारी कुछ भी डकैती नहीं हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा, कंप्लीटली इम्यून तो नहीं होता है। ठीक है, अगर हम हिंसान को छोड़ दो, जनरली भी सोचें तो भी हम इसको गलत कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। सेकेंड देखते हैं, एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डर्ड ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt of a person। ठीक है, उस समय इस तरीके के मेथड्स यूज किए जाते थे पनिशमेंट्स के। जहर भी दिया जाता था, पानी में डुबोया जाता था, या फिर आग पे चला दिया जाता था, या कुछ भी इस तरीके के ऑफेंसेस, बहुत हार्श काइंड ऑफ पनिशमेंट दिया जाता था ताकि ये प्रूव किया जा सके इफ अ पर्सन इज इनोसेंट और इज द गिल्टी वन। तो अब ये स्टेटमेंट हमारा सही हो सकता है, बट अगर हमने वन को इनकरेक्ट कर दिया है तो आप देखो, आप देख लो, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, और बस केवल बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ लो। द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड वेरियस स्टेशन। तो इससे तो आसानी सी बात है कि हाँ भाई, ट्रेडमैन कोई भी होगा और जो किसी भी एक किंगडम के रास्ते से गुजरेगा उसको क्या कुछ ना ड्यूटीज तो देनी पड़ेंगी, या पोर्ट्स को यूज करेगा, या कोई भी सुविधाएं सरकार की इस समय की यूज करेगा, वो टैक्स देते थे। इट वॉज अ करेक्ट, जनरली स्टेटमेंट ये करेक्ट है। अगर आप आसानी से भी पढ़ लो खुद से भी, तो भी आप करेक्ट तक पहुंच जाओगे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरी नज़र में ये। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बोले थे वो टफ थे, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे बहुत आसान नजर आ रहा है, और 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, और बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं। विद रेफरेंस टू, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स of ancient India that played a very important role in the country's economy, which of the following statement is are correct? Every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them। तो कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है? प्लेड अ, विद रेफरेंस टू गिल्ड्स of ancient India that played a very important role in country's economy, which of the following statement is are correct? अगेन करेक्ट ढूंढने हैं हमें, ठीक है, अब करेक्ट ढूंढने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड, तो ये सही है। गिल्ड वॉज, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड, नहीं नहीं, हर एक गिल्ड रजिस्टर्ड नहीं होता था उस समय। एवरी गिल्ड वॉज नॉट रजिस्टर्ड, गिल्ड वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। अब देखो, जो श्रेणी होते थे देवर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट, तो अगर इनके रजिस्टर्ड की बात छोड़ दें, देवर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पर क्या बोला गया? वॉज द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। श्रेणीज को एडमिनिस्टर करने वाली अथॉरिटी किंग नहीं हुआ करते थे, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ पर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी सब्जेक्ट की। द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड, ये सब किसके द्वारा, गिल्ड किस द्वारा फिक्स किए जाते थे क्या? यस, तो गिल्ड का रोल यही था। जो सैनिक थे देवर ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, तो यहाँ पर ये अपने रूल्स सेट करते थे, काम कैसे होना है, कितना बेच देना है, स्टैंडर्ड सेट करते थे, और प्राइसेस को भी यही फिक्स करते थे। गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स, अपने खुद के मेंबर्स के पास इनके पास जुडिशियल पावर थी, तो हाँ जी, इनके पास जुडिशियल पावर्स थी। स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट करेंगे तो हम, हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। बिट ऑफ, अगेन मैं कहूँगा कि टफ क्वेश्चन ही है, आसान क्वेश्चन है नहीं। एंशियंट इंडिया के क्वेश्चन आपको जनरली टफ मिलेंगे एज कम्पेयर टू द मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को आप डील करने में थोड़ी सी सहजता फील करेंगे, और आसानी से आप उनको डील कर पाएंगे एज कम्पेयर टू एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो ये हैं हमारे क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम दिस टाइम पीरियड, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता। वैसे तो मैं 10 ईयर्स के ही क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, बट ठीक है, एक दो क्वेश्चंस अगर मुझे लगता है कि कवर होनी चाहिए एक्स्ट्रा, तो कोई बात नहीं है, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टेक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फॉर इट्स प्री एमिनेंस ऑफ अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेशन? तो अगेन करेक्ट पूछा गया है, इंडिया मेंटेन्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट और ट्रेड लिंक साउथ ईस्ट एशिया के साथ में अक्रॉस बे ऑफ बंगाल। थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को। फॉर दिस प्री एमिनेंस ऑफ अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन? देख लो थोड़ा सा किस तरीके से क्वेश्चन है ये। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया हैड अ बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स। नहीं, इंडिया की शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी नहीं थी उस समय की। जो भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेगा
उसको ये बात पता होगी कि शिप बिल्डिंग के मामले में चाइनीज वर वे अहेड देन इंडिया। रूलर्स ऑफ साउदर्न इंडिया ऑलवेज पैटर्नाइज ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स, प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ऑलवेज ऑलवेज की बात आ गई, तो ऐसा तो नहीं है कि हर रूलर ने हर समय में ऐसा किया ही होगा, तो फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई तो इसको गलत करने के चांसेस आसानी से बढ़ गए। बोथ ए एंड बी आर कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जब ए और बी को हम गलत ही कर दिए हैं तो ये कन्विंसिंग कैसे हो गए? तो आंसर इज सी। मानसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सी वॉयजेस। ये जनरल स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। मानसून विंड ठीक है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ही तो जाती हैं, तो उन्होंने सी वॉयजेस को जाने में उधर हेल्प की होगी। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, आसानी से इसको करेक्ट किया जा सकता है। बस लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का देख लेते हैं, विच इज फ्रॉम 2006 यूपीएससी प्रीलिम्स। देखो 10 साल से भी ज़्यादा के हम लोग पीवाईक्यूज कवर करे ले रहे हैं यहाँ पर, और मैं बहुत ही डिटेल मुझे लगता है जहाँ पर बतानी चाहिए वहाँ पर बता रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है डिटेल की जरूरत नहीं है बस आंसर देखना होगा आंसर बता रहा हूँ। जितनी जरूरत है कैसे पहुँच सकते हैं आंसर तक, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया गया है। अगेन क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो ये हमें पता है कि कुशान्स वर द लास्ट वन। कुशान से पहले शक आए थे और शक से पहले ग्रीक आए थे। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे ऑन द नॉर्दर्न वेस्ट बॉर्डर ऑफ द इंडिया। उसके बाद शाकाज आए थे जो कि एक लंबे समय तक रूल करते हैं, एंड देन केम द कुशान्स जो कि लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो ग्रीक इन्वेजन्स होते हैं इंडिया में। अगर आपको ये सब के बारे में समझना है, पूरा टॉपिक देखना है कि कैसे क्या हुआ था एंशिएंट इंडिया में, तो पूरा हमारा जो एंशिएंट इंडिया का क्रैश कोर्स, हमारे लेक्चर सीरीज पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको जाओ देख लो समझ लो अच्छे से। ठीक है, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाने में आपको आसानी फील होगी, तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको समझ में आएगी। तो ग्रीक, शक एंड क्वेश्चंस, दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी, और बाकी सारी गलत है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें जा नहीं रहा हूँ, बस टाइम बेस्ड क्वेश्चन है ये। सो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि इसके बाद का टाइम पीरियड होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सून आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू।